तो हेलो दोस्तों, ये अगर आपका बीपीएससी 109 का प्रोग्राम है तो अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो पॉलिटिकल साइंस के तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैंने सेकंड चैप्टर करवा दिया। सेकंड चैप्टर के जो मेन थे ना, जिनके वो आते थे पेपर आ सकते थे, तो मैंने वो आपको चैप्टर करवा दिए। इसके एक दो रह गए, अगर मेरे को आएंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूँगा। सेकंड चैप्टर अगर आपको देना तो मेरे चैनल पे आ जाना, वहाँ पर डली हुई है वीडियो। और फर्स्ट चैप्टर की अभी नहीं आई है। फर्स्ट चैप्टर की मैं अभी बीच में बना के दे दूँगा। अभी मैं आपके जो बाकी की मेन लगती है ना मुझे चैप्टर, अभी मैं आपको उनकी बना के दे रहा हूँ। तो आज हम इसका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसकी तो बस थोड़ी बहुत हम डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें पहला है आधुनिकीकरण सिद्धांत और राजनीति विकास। तो मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकाले हैं, सब पैराग्राफ में से आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखिए, तुलनात्मक राजनीति में राजनीति विकास 1950 के उद्यान में शुरू हुआ। ये आपको पहला पॉइंट लिखना है। फिर दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है इसने आधुनिकीकरण को आकार दिया। फिर तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है विकासवादी और कार्यान्वयन मतलब एजेंडा सिद्धांत द्वारा बनाया गया था। कार्यान्वयन को कहते हैं एजेंडा, ठीक है, इंग्लिश में। और जो फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है वो विकासवादी के सिद्धांत क्या थे, सामाजिक परिवर्तन एक समान दिशा में है, इतना लिख देना। और जो पांचवा पॉइंट है उसमें दूसरा सर प्रक्रियावादी सिद्धांत से आया, बस। और आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर आपको ये वाला था, इसकी कुछ समरी थी, मैंने 4-5 पॉइंट निकाल के मैंने बनाई है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करना इसको। और आर्थिक दृष्टिकोण को मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तो कार्ल पोनिक एक अर्थशास्त्री थे। उनका कार्य द ग्रैंड ट्रांसफॉर्म, ये वाला उनका कार्य द ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन द्वितीय विश्व युद्ध की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने विकास के रूप में उभरे। उन्होंने विकास का जो अध्ययन किया उन्होंने उसमें उभरे वो 1950 के दशक में ब्रूस मोनिस और एल्बर्ट वॉन हैंगन, और 1960 के दशक में डब्ल्यू रोस्टो और रॉबर्ट हेलवाइडन ने विकसित देशों में आर्थिक विकास के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो फिर जो रोस्टो थे ना, वो कहते हैं कि जो कम विकसित देश हैं ना उनको ना से वंचित रखा जाना चाहिए। और रोस्टो ने इसमें करीब 5 चरणों की पहचान करी कि सभी देश ना इस 5 चरण से होकर गुजरते हैं। उन्होंने अपने 5 चरण बताए थे। अगर आपने वो BSOG 173 यानी कि विकास वाली पढ़ी होगी तो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। मैंने भी उसकी वीडियो नहीं बनाई है, अभी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अगर तो मौका मिला तो मैं आपको भी उस पर वीडियो अवेलेबल करवा दूँगा। और वैसे भी पूरी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलती नहीं है क्योंकि बहुत बेकार है कि वीडियो बना नहीं रखी है। बहुत दिक्कत वाली प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। कई बच्चों की बैक भी आ जाती है। तो मैं तो नहीं चाहता कि मेरी बैक आए, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ बहुत। आप भी कर लेना याद। और आगे का मैं आपको बता देता हूँ कि रोस्टो ने बताया था कि 5 चरण होते हैं, तो वे सभी देश ना होके गुजरते हैं, ठीक है। फिर रोस्टो ने आगे क्या बताते हैं कि रोस्टो ने कहते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो जो पहला वो चरण बताते हैं ना, तो वो पहला चरण बताते हैं कि ये ना पारंपरिक समाज कृषि से होकर गुजरते हैं। और दूसरा चरण वो वैज्ञानिक से होकर विज्ञान की पहचान करते हैं, ठीक है। अब उसके फिर आपको इसके उदाहरण देने हैं। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में आपने देखा होगी औद्योगिक क्रांति हुई। उस पर रोस्टो ने कहा कि किसी देश के विकास में राजनीतिक रूप से सबसे कठिन आवधिपूर्ण शर्त का चरण था, ठीक है। इस बात को रोस्टो ने कहा था। फिर रोस्टो ने आर्थिक विकास पर भी बहुत जोर दिया। रोस्टो ने मार्क्सवादियों से भी चर्चा की और मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद और साम्यवाद के ऊपर बातचीत करी, उन पर विचारधारा अपने प्रस्तुत किए। फिर रोस्टो क्या कहते हैं, रोस्टो ने बहुत सारी ऐसे बातें करी इस चीज़ की। फिर उसके बाद ना फिर एक थे जब वो जो एक थे उनका नाम था मार्क्स था उनका नाम। तो उन्होंने कहा था कि अतीत के साथ सुवर्ण ने नाता तोड़ लिया है। रोस्टो की ही तरह है ना, कई 1960 में कई वो अर्थशास्त्री उभरे थे जिन्होंने विकास की योजना में रहे थे वो। और उनका मानना था कि विकास की समस्या बहुत गहरी है और इसको हल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कोई वाला। तो आप थोड़ा बहुत
पढ़ लेना, वैसे मैं समझाता हूँ, उस पर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो फिर उसके बाद सेकंड में हम जानेंगे कि ये ना इसमें ना जैसे कि हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि टोल को से ना आधुनिकीकरण और पारंपरिक समाज में है ना पारंपरिक और आधुनिक समाज की तुलना करी थी। तो इन्होंने ना प्रवृत्ति के उनको 5 उपगम बताए थे। तो वह ना अपनी प्रवृत्ति जो उन्होंने बनाए थे ना, वो क्या कहते हैं, वो क्या क्या नाम था इनका, टॉल कोट पार्थन ने जो बनाए थे ना जो 5 उपगम, तो वो उसको आदर्शवादी प्रवृत्ति मानते थे, कि उनके बनाए हुए 5 उपगम बहुत आदर्शवादी हैं। जबकि जो बाकी के समाज थे ना, उनका आरोप और योग्यता का मिश्रण था। उदाहरण के लिए हम देखें तो डेविड लायर, जिसे मध्य और पूर्व आधुनिकीकरण और विकास के संचार के रूप में देखा गया इनको। और इनका मानना था कि पारंपरिक से आधुनिकीकरण एक रेखा है, यानी कि बताते हैं कि सभी देश पारंपरिक प्रणाली से निकलकर आधुनिकीकरण प्रणाली में बढ़ते जा रहे हैं। फिर आगे ये बताते हैं कि ये ना जिससे रूस में ना साम्यवाद और लोकतंत्र का उदय हुआ है, कि इसका जन्म हुआ इस चीज़ को लिख के। फिर कार्ल ड्यूस ने ना फिर इसका निष्कर्ष निकाला और उन्होंने बताया कि ये ना ये लोकतंत्र की आवश्यकता को पूरा करता हो और ये ना सामाजिक व्यवस्था को भी पूरा करता है। ठीक है। फिर आप 1960 के दशक में फिर सभी समाज पे आप ऐसे नहीं देना, 1960 के दशक में फिर कई विकसित देशों और कई जगह पे लोकतंत्र को अपनाया गया और वैसे साम्यवाद का आज के टाइम में अंत हो गया है। तो इसके कुछ फ़र्क नहीं है। वैसे आज का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी बहुत है, तो ऐसे थोड़े बहुत आप अपने शब्दों में बना के लिख दोगे ना, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो अभी इसका 4th पार्ट आएगा, वो मैं अभी आपको जल्द प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।